गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहित कुमार आप सभी का सिग्मा गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले लगभग 45 डेज 45 दिनों में पूरे सपोर्ट हमें दिया, पूरा सपोर्ट किया और हमारी सारी क्लासेस को अच्छे से देखा। उम्मीद है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही हमारी क्लासेस को देखते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और 10 सेट बच्चों हम लोग मैथ्स के ख़त्म कर चुके हैं। आज मैं 11वां सेट आपको कराने जा रहा हूं और एग्ज़ाम तक मेरी कोशिश है, जो CGL SSC प्री का एग्ज़ाम है वहां तक मेरी कोशिश है कि मैं लगभग 40 सेट आपको करा दूं, तो जिससे आपके लगभग 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक अच्छा खासा आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों, आप फिर से एक और नया सेट स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 11। और बच्चों इस सेट में मैंने जो पहला क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि वो क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो पाया। तो बच्चों आज का जो सेट है उसमें पहला सवाल मैंने पिछली क्लास से ही दोबारा डलवाया और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं और पूरा क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं, ताकि जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं हुआ या जिन बच्चों को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ ले। तो पहला सवाल बच्चों पिछले पेपर का ही है, बाकी क्वेश्चन फिर नए होंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि इसका जो आंसर है वो मैच नहीं हुआ। तो बच्चों मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूं और पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा समझा भी रहा हूं। तो देखिए दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर और ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। ये देखिए दो सर्कल हैं और ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। अब इसकी रेडियस आपको गिवन है, ये दोनों के सेंटर है बच्चों, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, तो ये होगी रेडियस 30 और ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो बच्चों ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। और आपको ये जो कॉमन पोर्शन है इसका एरिया निकालना है पूरा। अब यहां ध्यान देना, हमें देखो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका एरिया तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। इनफैक्ट आप निकाल के रख भी लीजिए। सबसे पहले ये जो ऊपर और नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेते हैं। हमें निकालना है ये टोटल कॉमन, उसके बाद ये बाहर वाला पोर्शन बच जाएगा, उसका फिर मैं दोबारा निकाल के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ट्वाइस ऑफ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है 30 तो 30 इंटू 30, ठीक है ना। तो ये इसका एरिया आ गया, इस पोर्शन का इसका एरिया आ गया दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 2 से कैंसिल हो गया 2 और 2 से ये फिर कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आ गया 15। तो 15 इंटू 30 45, तो 450 √3 ये हमारा आ गया किस पोर्शन का एरिया, ये अंदर वाले पोर्शन का एरिया आ गया इसका, ठीक है। अब क्या बच गया, अब हमें निकालना रह गया ये बाहर वाले जो 4 छोटे छोटे पोर्शन बच गए, इसका एरिया निकालना बाकी है। तो मैं 4 में से 1 का निकाल लूंगा, फिर उसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये जो ग्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं, इन चारों ग्रीन पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। अब 4 में से मैं कोई एक निकालूंगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसको इसमें जोड़ देंगे, तो वो टोटल एरिया आ जाएगा पूरे पोर्शन का। देखो पूरे पोर्शन में दो चीजें हैं, एक तो ये दो ट्रायंगल इक्विलेटरल, उसका हमने निकाल लिया, और ये 4 शेडेड पोर्शन और है, 4 में से एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देंगे, तो वो पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इस बाहर वाले का। तो बच्चों ध्यान देना, ये एक सेक्टर है, देखो ये रहा, दिस इज ए सेक्टर, सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड। और इस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये ग्रीन वाला एरिया मुझे मिल जाएगा। तो अब हम यही करेंगे, ग्रीन एरिया का निकालते हैं हम लोग, ग्रीन एरिया, ठीक है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, πr² θ/360, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज πr² θ/360।
और इसमें से माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल होगा 60 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा पाई इंटू रेडियस है 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 900, और 60 से 360 को कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6, और यहाँ पे √3/4 इंटू ये हो जाएगा 900, ठीक है ना। 30 का स्क्वायर, साइड 30 है, तो यहां से मेरे पास आ गया 150 पाई, क्योंकि 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 150, और माइनस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225 माइनस 225 और √3, ठीक है। दोबारा से समझिए, ये पूरा पोर्शन है अंदर जो दोनों में कॉमन है, उसका एरिया हमें निकालना है। सबसे पहले मैंने 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, उसके बाद ये जो बाहर वाले 4 छोटे छोटे पोर्शन है उसमें से एक का एरिया निकाल लिया। कैसे, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो एक का एरिया आ गया इतना। अब इसको अगर मैं करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा पूरा जो चारों ग्रीन पोर्शन है उनका एरिया आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 4 इंटू 150 यानी कि 600 पाई, और माइनस 225 गुणा 4 हो जाएगा 900 √3, ठीक है। अब ये किसका एरिया आ गया, चारों ग्रीन पोर्शन का, और इसमें अब ये ट्रायंगल वाला ऐड कर देते हैं, यानी कि ये इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि प्लस 450 √3। अब 900 और 450 माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 600 पाई माइनस 450 √3। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन आपको समझाया। 2 सर्कल का जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन एरिया है, वो हमें निकालना है। कॉमन एरिया में 2 चीजें हैं, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल और 4 अलग से शेडेड पोर्शन। पहले मैंने 2 इक्विलेटरल का एरिया निकाल लिया, उसके बाद जो शेडेड पोर्शन है जो मैं ग्रीन में आपको दिखा रहा हूं, उस एक का एरिया मैंने कैसे निकाला, एक पार्ट का मैंने निकाला सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करके, और एक पार्ट का एरिया ये आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चारों का एरिया ये हो गया ग्रीन पोर्शन का, और ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 600 पाई माइनस 450 √3। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आप खुद भी इसको कैलकुलेट करना और अपने आप आंसर निकाल के देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा, तो नीचे बन जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ गया 2/1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और 2/cos स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या लगा ले यहाँ पे, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको मालूम होना चाहिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा किस में होगा, पहले क्वाड्रेंट में, और जब 90 होता है तो एंगल चेंज होता है, cos किस में चेंज होता है, साइन में, और क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है और पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, ठीक है। बाकी उसके बाद तो आपको एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व ही करना था। नेक्स्ट देखिए गिवन है 4a प्लस 5/a प्लस 5 इक्वल्स टू 14। पहले तो ये 5 इधर ले आते हैं, तो 4a प्लस 5/a इक्वल्स टू आ गया 9, और अब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 5/a का स्क्वायर हो जाएगा 25/a स्क्वायर, यही हमें निकालना है। अब इसके अलावा जो बचेगा उसको सॉल्व कर देंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ 4a इंटू 5/a
a इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, a से a कैंसिल, ये हो गया 20 दूनी 40, 81 में से 40 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 81 में से सॉरी ये नहीं आएगा आंसर भाई, आंसर आ जाएगा हमारा 41, ठीक है ना, 81 है इधर, 81 में से 40 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 41। तो इजी क्वेश्चन था, जो आपको गिवन है और उसका स्क्वायर यहां पर पूछा हुआ है, तो हमने स्क्वायरिंग की और आंसर निकाल लिया। बिल्कुल बेसिक a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला यूज करना था। और बच्चों प्री लेवल पे 25 में से आप देखना 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली आएंगे, मुश्किल से 5 या 7 क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले आएंगे, बस उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम देना, जहां लगे कि इजी क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके अपना टाइम सेव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें एक टेबल गिवन है जिसमें 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। बच्चों के गिवन है कि कितने बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, कितने बच्चे एक एक सब्जेक्ट में फेल हैं और कितने बच्चे दोनों में पास हैं। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स सेक्शन सी। तो ये हो गए 8 बच्चे। अब ये 8 बच्चे कितना परसेंट है ये निकालना है, तो टोटल सी में हो जाएंगे 18 और 10 28, 28 और 8 36, 36 और 56, ये हो गया बच्चों 92। तो 8 92 का कितना परसेंट होगा, बस आपको ये निकालना है। तो सॉल्व कर देना, 4 से कैंसिल कर दो, 2 23 और ये आ गया 200/23। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 पे जाएगा और 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 8.7%। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था डीआई का, आपको बस परसेंटेज निकालना था। सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं जो साइंस में पास हैं, मैथ में फेल हैं, और वो 8 बच्चे हैं, और वो 8 बच्चे टोटल बच्चों का कितना परसेंट है ये आपको निकालना था। तो बिल्कुल बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बच्चों पहले भी आया था एक सेट में, तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। 3 बच्चे हैं, रुचि, खुशी और तेजू, ये तीनों किसी काम को कर लेते हैं 30 दिन, 40 दिन और 60 डेज, 60 दिनों में। तो सबसे पहले वर्क निकाल लेते हैं, वर्क हो जाएगा 120, क्योंकि वर्क क्या होता है, टाइम का एलसीएम। और उसके बाद निकालेंगे तीनों की एफिशिएंसी। रुचि एक दिन में 4 काम करेगी, खुशी एक दिन में 3 काम करेगी और तेजू एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखिए काम कैसे हुआ, इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ शी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी 3rd डे। यानी काम की शुरुआत तो करेगी रुचि, लेकिन हर तीसरे दिन, इसका यह मतलब हुआ पहले दिन रुचि काम करेगी, दूसरे दिन भी रुचि काम करेगी, और तीसरे दिन उसको सहायता मिलेगी खुशी और तेजू की, और हर तीसरे दिन मिलेगी। यानी कि पहले दूसरे दिन रुचि, तीसरे दिन तीनों, फिर 5वें और 6ठे दिन, 4थे और 5वें दिन रुचि, फिर उसके बाद तीनों, इसी तरीके से काम चलेगा। तो बच्चों यहां पर मैं क्या करूंगा, एक तरफ लिख लूंगा टाइम और एक तरफ लिख लेंगे वर्क। और देखिए पहले दिन कितना काम होता है 4, क्योंकि पहले दिन सिर्फ रुचि करेगी, दूसरे दिन भी रुचि करेगी और तीसरे दिन करेंगे तीनों। इसका मतलब 3 दिन में ये लोग 4 3 7 2 9, तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 दिन में 4 और 4 8 और 9 17 काम हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि काम किस तरीके से हो रहा है, पहले दिन रुचि, अगले दिन फिर रुचि, और उससे अगले दिन तीनों, रुचि, खुशी और तेजू। तो वही मैंने लिख लिया, पहले दिन 4 काम होगा, दूसरे दिन भी 4 काम होगा और तीसरे दिन 9 काम होगा, तो कुल मिला के 3 दिन में 17 काम हो जाएगा। अब काम कितना है 120, तो 17 के टेबल में 120 तो नहीं आता, लेकिन 119 तो आता है। तो अगर काम को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना काम खत्म कर लिया हमने, 119। और अगर काम को 7 गुणा किया तो टाइम भी 7 गुणा होगा, यानी कि 21 दिन में 119 काम हो गया। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी ऑल्टरनेटिवली वाला क्वेश्चन आए, कि जब बारी बारी से काम किया जाए, तो पहले उतना वर्क निकाल लेना जिसको सब मिलके कर सकते हैं, फिर देखना कि कितना काम बच गया। अब देखिए 21 दिन हो चुके हैं, 119 काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया, 1।
और अब किसकी बारी है? जिसकी पहले दिन बारी थी 4 वाले की, तो 21 सही 1/4 और ये आ जाएगा 85/4 डेज, ये टाइम आपको लगेगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आज दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा, तो अच्छे से इसको देख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 3.5 व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। बिल्कुल इजी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपको गिवन है कितनी, डायमीटर गिवन है तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि रेडियस हो जाएगी 3.5/2 और 3.5/2, तो ये आ जाएगा 20। 5 से कैंसिल कर दो 4, 7 और ये भी 5 से कैंसिल 4 और 7, फिर 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 और 11, यानी कि 77/2, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस, सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम loses 12.5% of his money and after spending 75% of the remainder he is left with ₹630. How much money did Ram have initially? देखिए क्वेश्चन को पहले आराम से समझाता हूं, बहुत इजी है लेकिन इसमें आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, जबकि ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल है बच्चों। राम के पास कुछ पैसा है जिसमें से उसने 12.5% पैसा जो है वो गुम कर दिया, खो दिया। ठीक है, अब मान लो राम के पास कितना पैसा है x, 12.5% की वैल्यू होती है बच्चों 1/8। अब किसी का 1/8 यानी कि 8 में से 1 गुम हो गया, खो गया, तो कितना बचा उसके पास? आप कहेंगे 7/8। तो अगर टोटल पैसा राम के पास x था और उसमें से 1/8 चला गया तो बचा कितना? 7/8, क्योंकि 1/8 जाने का मतलब होता है 8 था, 1 चला गया, तो 8 में से कितना बच गया? 7/8। ठीक है, अब जो बचा उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया। 75% यानी कि 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/4। ये उसने खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा? 1/4। भाई 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 1/4। और ये जो आखिर में बचा ये किसके इक्वल है? 630 के। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, वरना तो बच्चे इसमें x मान के और क्वेश्चन को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। याद रखिए जो आखिरी में बचा वो हमें दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखना, शुरुआत में 1/8 खो गया, क्या बच गया? 7/8। फिर 3/4 खर्च कर दिया, क्या बचा? 1/4। और फाइनली कितना बचा? 630। अब यहां से x निकाल दीजिए, ये होगा 630 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, ये गया 90 पे, और x की वैल्यू आ गई 90 इंटू 32। 32 का 9 गुना हो जाएगा 27, 2 18, 288, यानी कि 2880 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, तो रेशियो का अच्छा क्वेश्चन था। जब हम अपनी पैसे को अलग अलग तरीकों से खर्च करते हैं तो वहां पर आप ये ध्यान रखो कि लास्ट में कितना बचा उसको लिखते जाइए, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 1/x is 13। x minus 1/x गिवन है 13 और आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखिए बच्चों, एक तरीका तो ये है स्क्वायरिंग करें फिर स्क्वायरिंग करें, या यहां से x प्लस 1/x निकाले, तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसका तरीका बता रहा हूं, इसको आप ध्यान रखना। x माइनस 1/x अगर k है तो दो चीजें निकालना सीख लो, एक तो x² प्लस 1/x², ये होता है k² प्लस 2, और दूसरा है x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये होता है k² प्लस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2।
ठीक है ना। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, एग्जाम में टाइम बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो हम इनको स्क्वायरिंग करके भी निकाल सकते हैं, पर हमने डायरेक्ट रिजल्ट क्यों याद किया, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आता है। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये किसका, ये हमारे लिए क्या है k, और हमें निकालना है x4 प्लस 4 पावर वाला निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, k स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस 2, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 ये हो गया 171 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब कुछ बच्चे यहां पर 171 का स्क्वायर निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखो जब आप 171 का स्क्वायर करोगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, और इसमें से माइनस क्या करना है 2, एक में से 2 यानी कि 11 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 9 आएगा। तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं 29239। देखो मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, ऑप्शन कभी कभी आपकी हेल्प करता है कैलकुलेशन को कम करने में। हमें लास्ट में क्या करना था, 171 का स्क्वायर करना था और उसमें से 2 माइनस करना था। अब एक में से 2 तो माइनस होता नहीं है, तो 11 में से हम कैरी लेंगे और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा लास्ट में, और लास्ट में 9 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में होता तो हम निकाल लेते स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में 9 है तो आपको 171 का स्क्वायर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लगाइए ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखकर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि यूनिट डिजिट से ही आपको आंसर पता लग जाएगा, तो वहां कैलकुलेशन मत करना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डीआई का एक क्वेश्चन आ गया। एक चार्ट गिवन है जिसमें 4 तरीके के स्टोर हैं, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, स्टोर 4, और 3 तरीके की मशीनें हैं M1, M2, M3, यानी ब्लू कलर में M1, ऑरेंज कलर में M2 और ग्रे कलर में है M3। हमें निकालना है विच स्टोर्स हैव मोर नंबर ऑफ M2 मशीन्स देन द एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन्स। पहले M2 मशीन्स का एवरेज निकाल लेते हैं, M2 मशीन्स का निकाल लेते हैं एवरेज। M2 है ये ऑरेंज कलर में, तो 12 और 8 20 और 8 28 और 14 ये हो गया 42, और टोटल 4 है तो 10.5 तो आ गया एवरेज। अब हमें बताना क्या है, कितनी M2 मशीन्स एवरेज से ज्यादा है। तो एक तो यहां पर है 14 और एक यहां है 12, तो S1 और S4 ये अपना आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। A/B इक्वल्स टू C/D। देखिए आपको गिवन है A/B इक्वल है C/D के, तो आपसे पूछा है A/C किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। अब बच्चों यहां पर बच्चा सोचेगा कि मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं, कुछ नहीं करना। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इनकी कुछ वैल्यू मान लो। A/B को मैं लिख लेता हूं 1/2, रेशियो इक्वल होना चाहिए, और C/D को भी मैं क्या लिख लेता हूं 1/2। अब देखिए ये C है, ये D है, ये A है और ये B है। हमें निकालना क्या है A/C, A1 C1, तो 1/1 जिस भी रेशियो का आंसर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब A और D 1 2, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। BC 2 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। A प्लस C 1 + 1 2, और B प्लस D 2 + 2 4, तो 2 4 यानी कि 1/2, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाला हमारा आंसर होगा A + B, यानी कि 1 + 2 3, और 1 + 2 3 3 3 में क्या रेशियो आ जाएगा, यही रेशियो। सिंपल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था, क्योंकि कोई रेशियो की हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं थी। अब जब 2 रेशियो इक्वल हैं, 3 रेशियो इक्वल हैं, तो आप उसकी कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से मान सकते हैं और वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फैक्टर्स ऑफ x⁻⁴। देखिए x की पावर 4 + x² + 25, आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब जिसको देखिए फैक्टर्स की नॉलेज होती है वो तो सीधा आंसर मार्क कर देगा ऑप्शन बी, क्योंकि 25 प्लस का है, यहां तो 25 माइनस का होगा, ये आंसर नहीं होगा। और यहां ये 3x है, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। देखिए x की पावर 4 को मैं लिख लेता हूं x² का स्क्वायर, और इसके साथ लिख लेता हूं 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, और प्लस x²। अब ध्यान देना, अगर हम लोग x² + 5, x² + 5 इसका स्क्वायर करते हैं तो A² ये रहा हमारे पास, B² ये रहा, लेकिन 2AB नहीं है, क्योंकि 2AB कितना आएगा 10x²,
देखिए 2ab, तो b है 5 और 2, 5 दूनी 10, यानी कि 2ab आएगा 10x², और 10x² हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें 9x² जोड़ देते हैं और 9x² माइनस कर देते हैं, तो देखिए मिल गया 10x²। तो ये देखिए हमारे पास स्क्वायर बन गया किसका, x² प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, और माइनस 9x² किसका स्क्वायर होगा, 3x का, और ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस b² का। अब ये आ जाएगा x² प्लस 5 प्लस 3x a प्लस b, और x² प्लस 5 माइनस 3x a माइनस b, और ये ऑप्शन बी में मैच कर गया, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो फैक्टर वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने यहां क्या बनाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके लिए मुझे जरूरत पड़ी किसकी, 9x² की, लेकिन मैंने ऐड भी किया और माइनस भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम चल गया क्योंकि हमें मिल गया 2ab। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही इसका कंसेप्ट था, इसको आप लोग याद रखें। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 66, सेक्टर का एरिया गिवन है 66, और सेक्टर होता है बच्चों πr² थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब थीटा हमें गिवन है कितना, 60, तो वैल्यू रख देते हैं 66 इक्वल्स टू पाई इंटू r² इंटू 60 अपॉन 360। ठीक है, ये आ गया 6, पाई की वैल्यू 22/7, तो 66 इंटू 6 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा 22 इंटू 7, और ये r², और यहां से r² हमारा आ जाएगा, काट दो, ये 22 से कट गया 3 पे, और 18/7। ठीक है, r², ये तो मैच नहीं हुआ, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं की हमने, रेडियस निकालनी है, 66 एरिया है, यह आ गया 6, 66 इंटू 6, और एक मिनट सॉरी भाई, हमने 22, ये जो 7 है बच्चों ये ऊपर आएगा, ये मिस्टेक हुई छोटी सी, दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, 66 इक्वल्स टू पाई 22/7 इंटू r² और इंटू थीटा, 60 है तो ये हो जाएगा 1/6। तो देखिए ये दोनों ऊपर जाएंगे, पहले 22 से यहीं कैंसिल कर दो, और 3 इंटू 7 इंटू 6 यानी कि 126 इक्वल्स टू r², और रूट 126 आपका आ जाएगा r, और 126 में से ये होता है 9 इंटू 14, 14 गुणा 9, तो 9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3√14, ये हमारा। ठीक है, तो कई बार सिली मिस्टेक मरवा देती है, कौन सी चीज डिनोमिनेटर में जाएगी न्यूमरेटर में जाएगी, बच्चों ये ध्यान से करना है, एक छोटी की गलती की वजह से कई बार आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर हमारा आ गया 3√14। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द HCF ऑफ दिस, देखिए फ्रैक्शंस का अगर HCF निकालना है, HCF ऑफ फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ऊपर वालों का HCF निकाल दो। अब 12, 14 और 16 ये दोनों, ये तीनों के तीनों 2 से कैंसिल होते हैं, तो 2 आ गया इनका HCF, और नीचे 5, 15 और 17 का LCM क्या आएगा, 15 इंटू 17, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/255। यही अपना आंसर। अगर आपको फ्रैक्शंस का क्या निकालना है HCF, तो ऊपर वालों का यानी कि न्यूमरेटर्स का HCF और डिनोमिनेटर्स का LCM, और अगर आपको HCF की बजाय यहां पर क्या होता LCM, तो उल्टा हो जाता, न्यूमरेटर्स का LCM और डिनोमिनेटर्स का HCF। ठीक है, चलिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इज 31/25। देखिए आपको गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 31/25। अब आप सभी जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 31/25। ठीक है, अब यहां से नीचे आ गया हाइपोटेन्यूज, ऊपर बेस प्लस परपेंडिकुलर इज 31/25। अब देखिए हाइपोटेन्यूज 25 है,
राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला 25 है और इन दोनों का टोटल है 31, जो एक ही ट्रिपलेट में होता है 7 और 24 में। तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर क्या है, 7, 24 और 25, ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको निकालना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है आपको। अब इसमें बेस को अगर मैं लेता हूं 7, तो देखिए 49 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब बेस उसने क्या लिया है, 24/25, इसका स्क्वायर आपको करना है। तो आंसर आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ट्रिपलेट का हमने इस्तेमाल किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बेस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 है, बाकी दोनों का टोटल 31 है, तो वो 24 और 7 में होता है, और 24 और 25 का स्क्वायर आपको करना था। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर 62, एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 60 एंड 65। बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखिए एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 60, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कौन कौन है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज का एवरेज है, बॉयज एंड गर्ल्स आर 60 एंड 65, बॉयज का एवरेज 60, गर्ल्स का एवरेज 65, और ओवरऑल एवरेज यानी कि सबका इकट्ठा एवरेज निकालते हैं तो 62। तो यहां से हम एलिगेशन मेथड लगा के रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2, 65 माइनस 2 3, तो 3:2 आ गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, यानी कि टोटल 5 की वैल्यू 60, क्योंकि टोटल 60 बच्चे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12। तो बॉयज आपको निकालने हैं 3 गुणा 12, 36 लड़के होंगे वहां पर, ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। एलिगेशन कब लगाते हैं, जब आपको दो चीजों की वैल्यू गिवन हो और उनकी एवरेज वैल्यू भी गिवन हो। तो बॉयज की वैल्यू थी 60, गर्ल्स की वैल्यू 65 और उनकी एवरेज वैल्यू थी 62। तो एवरेज को बीच में रख के आप जो रेशियो निकालेंगे वो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा और फिर वहां से उनकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option with respect to the given statement, two tangents are drawn at the end of the diameter of a circle। देखिए एक सर्कल के डायमीटर पे टेंजेंट खींची गई है और दोनों एंड पे, यानी कि डायमीटर जहां पर खत्म होता है, तो एक टेंजेंट तो यहां से खींचेगी ऐसे और एक टेंजेंट यहां से, तो ये टेंजेंट दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री का सवाल, डायमीटर के दोनों एंड पर टेंजेंट बनाओगे तो वो पैरेलल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल D is the midpoint of BC, length of BC is 8, then the height of the triangle is। सिंपल क्वेश्चन है, हाइट ऑफ, इसको आप ध्यान रखना, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड आपको गिवन है 8, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 × 4, तो आंसर आ गया 4√3। तो मेनली है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड आपको गिवन है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए थीफ स्टील्स अ बाइक एट 12:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 48 km/h। देखिए एक चोर ने एक बाइक चुराई और 12:30 बजे वो बाइक लेके भागा 48 की स्पीड से, बट द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे बाद उसको पुलिस वाले ने देख लिया। इसका मतलब चोर मान लीजिए यहां पर है थीफ और पुलिस वाले ने उसको देख लिया आधे घंटे चलने के बाद। अब एक घंटे में वो 48 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 48, तो आधे घंटे में यानी कि अभी वो 24 किलोमीटर ही गया है, और अब पुलिस वाले ने उसको देख लिया, चोर की स्पीड है 48 km/h और पुलिस वाले की स्पीड है 58 km/h। जब भी चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या निकालो, टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेजिंग टाइम, कि कितनी देर में चोर पकड़ा गया, और ये होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। 58 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 12/5 आवर्स। इसको मैं लिख सकता हूं 2 घंटे और 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मिनट निकालने के लिए,
12, तो इसका मतलब 2 घंटे और 24 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। अब कितने बजे? 12:30 बजे 12:30 बजे उसने भागना शुरू किया और बच्चों आधा घंटा वो भागा, इसका मतलब 1 बजे पुलिस वाले ने उसको देखा और 1 बजे से, ये सारे ऑप्शन में 2 गिवन है, आई थिंक यहां पर बच्चों 3 होगा क्योंकि तभी आंसर आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे सीधा 12:30 में जोड़ देंगे। देखिए 12:30 बजे पुलिस वाले ने उसको पकड़ना शुरू नहीं किया, आधे घंटे बाद देखा है, यानी पुलिस वाला ने 1 बजे भागना शुरू किया है और 1 बजे से 2 घंटे 24 मिनट लगे, तो यानी कि 3:24 पे चोर पकड़ा जाएगा। याद रखना 1 PM में प्लस करेंगे 2 घंटे 24 मिनट। मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चे 12:30 में 3:24 जोड़ देंगे, 2 घंटे 24 मिनट। सबसे पहले तो जब भी चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आए, देखो उनके बीच में कितनी दूरी है और उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों स्पीड का डिफरेंस। अब चोर जो पकड़ा गया वो 2 घंटे 24 मिनट में पकड़ा गया, लेकिन 12:30 बजे पुलिस वाले ने उसको पकड़ना शुरू नहीं किया। 12:30 बजे तो चोर भागा था और आधा घंटा भाग चुका था, यानी पुलिस वाले ने उसको 1 बजे पकड़ना शुरू किया है और 1 बजे से 2 घंटे 24 मिनट लगे हैं, तो 3:24 ये आंसर होगा। ऑप्शन में 2 था, शायद मिसप्रिंट हो गया, तो इसको आप 3 कर लेना, 3:24 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों? जिनका साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी जो शेप है वो सेम होती है। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल है जिनका साइज अलग अलग हो सकता है। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है FD। अब हमें गिवन है AB 9, AC 11, DF 16, ये 16 है, और DE ये 12 है, और हमें क्या निकालनी है? BC। अब मैंने अभी बताया सिमिलर ट्रायंगल में, यानी कि समरूप त्रिभुजों में जो भुजाओं का अनुपात होता है बच्चों वो सेम होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां पे मैं यूज करूंगा AB अपॉन FD इक्वल्स टू BC अपॉन DE। तो AB की वैल्यू है 9, ये 16, BC निकालना है और ये गिवन है 12। तो पहले तो 12 कैंसिल हो जाएगा यहां से, 4 से 3 और 4 और 9, ये 27/4 ये हमारा आंसर आ गया BC। तो 27/4 कितना हो जाएगा? 4 6 24, 6:3/4, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां सिंपल सी सिमिलैरिटी लगाई हमने। सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। साइड इक्वल नहीं होती, इक्वल किस में होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। सर्वांग सम त्रिभुज में साइड्स बराबर होती हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स समरूप त्रिभुजों में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो उसी रेशियो को इक्वल रख के हमने जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था वो निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर, 2 सिलेंडर की रेडियस गिवन है भाई, मान लो ये R1 और ये R2, और उन दोनों की हाइट भी गिवन है H1 H2, और उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, यानी कि V1 अपॉन V2 निकालना है। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि 1 × 1 × H1, 4 है, हाइट 4 है, और दूसरे की रेडियस है बच्चों कितनी? 4, तो 4 × 4, और इसकी हाइट है 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1/12 या 1:12। तो ये बिल्कुल सिंपल मेंसुरेशन का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था। रेडियस का रेशियो गिवन है, हाइट का रेशियो गिवन है, तो सीधा उनको वैल्यू रख दो और आपका वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, x + 1/x इज 2। x + 1/x जब 2 होता है तो x की वैल्यू 1 होती है। अब ये 2 cos थीटा है तो x³ + 1/x³ ये भी 2 आएगा, इसके साथ cos थीटा लगा देंगे, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन। ये बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन था। x + 1/x जब 2 होता है तो x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 रखेंगे, ये भी 2 आ जाएगा, cos थीटा साथ में चलता रहेगा, क्योंकि थीटा को अगर मैं 90 मान लूं तो cos 90 कितना होता है? 1, सॉरी sin 90 1 होता है, तो यहां पर थीटा
को हम इसके साथ लेके चलेंगे और 2 cos थीटा है, थीटा की यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आप थीटा मानेंगे तो भी आंसर हमारा सेम मैच करेगा, बिकॉज ये एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं। तो आंसर आएगा 2 cos थीटा। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 6 दिनों में और ए बी सी उसी काम को कर सकते हैं 4 दिनों में। तो बच्चों एलसीएम आ गया, टोटल वर्क ए और बी की एफिशिएंसी 2 और ए बी सी की एफिशिएंसी 3। अब ए और बी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और सी अकेला उस काम को करेगा, तो 12/1 यानी कि 12 घंटे उसको लगेंगे। तो बिल्कुल बेसिक आसान सा एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट हमें गिवन है जिसमें हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्टिकल पी एंड क्यू। तो सबसे पहले तो पी और क्यू, ये 70 ये 120, तो 120 और 70 का एवरेज क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 95। और बच्चों टोटल 360 डिग्री है और टोटल वैल्यू हमें गिवन है 3600। ठीक है, कहाँ गिवन है, ये रही, ये देखिए ये 3600 गिवन है टोटल वैल्यू। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 10 के, तो 95 डिग्री किसके इक्वल होगा, 95 इंटू 10 यानी कि 950। यही अपना आंसर आ जाएगा 950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 3 सर्कल की रेडियस गिवन है जो तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। तीनों की रेडियस सेम है बच्चों 6 सेंटीमीटर और इनको एक रस्सी से बांधा गया है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। जब सर्कल्स को एक रस्सी से बांधा जाए और आपको क्या निकालनी हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन केवल तभी लगेगा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब कुछ सर्कल्स को किसी रस्सी से बांधा जाए और सर्कल्स की जो रेडियस है वो सेम हो। तो हमेशा जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो क्या होती है, C प्लस एन डी। C का मतलब है यहां पर सरकमफेरेंस ऑफ वन सर्कल, सरकमफेरेंस, और D है यहां पर डायमीटर और N है नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर यानी कि 12 पाई और प्लस 3 सर्कल है, डायमीटर 12 हो जाएगा तो 36। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 36 प्लस 12 पाई। मेनली ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, C प्लस एन डी, ये बहुत काम आएगा जब आपको किसी ऐसी रस्सी की लंबाई आपको निकालनी है जिससे इक्वल सर्कल्स को बांधा गया है। तो ये सर्कल जितने भी होंगे वो N, D फॉर डायमीटर, C फॉर सरकमफेरेंस, हमेशा आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस 2√2, तो 1/x निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और यहां से निकाल लेते हैं x प्लस 1/x जो कि आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें निकालना है √x माइनस 1/√x। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, k, और स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। मैंने स्क्वायरिंग क्यों की, ताकि ये रूट हट जाए। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू k स्क्वायर। इसकी वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2 इज k स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर और k की वैल्यू हमें निकालनी थी, आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेट। आज के सेट में भी हमें 3-4 अच्छी चीजें सीखने को मिली और बाकी बेसिक जो एसएससी का एग्जाम आता है वैसा ही पेपर था। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पिछली क्लास का एक डाउट था, जो मैंने पहला क्वेश्चन वही कराया और उसके बाद सारे क्वेश्चन नए थे। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार दोबारा से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप रोजाना अपना कीमती समय निकालकर हमारी क्लासेस को देखते हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग ओवर करते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।